So good morning all, good morning, Jai Hind. So good morning Priyanshu, good morning. I hope each one of you are doing great. बताइए अब क्लास स्टार्ट हो गई. So good morning all. I hope each one of you are doing great. Okay. So good morning all, good morning Jai Hind. Hope each one of you are doing great. Jai Hind Shaili, Jai Hind, good morning. I hope each one of you are doing great. Good morning Devendra, good morning. बताइए भाई. So good morning all. चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन. ओके जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वॉइस और वीडियो क्लियर है. गुड मॉर्निंग. जल्दी से भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं. क्लियर है. चलिए तो आज का ये सेशन हम लोग शुरू करते हैं. और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में. ठीक. आपने कई बार सुना है कि पार्लियामेंट में, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक, जब बजट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद जो हाउस है वो अगले तकरीबन 1 महीने के लिए लीव पर चला जाता है, जैसे आज के समय पर चल रहा है. ठीक है. बजट सेशन जो था हमारा वो शुरू हुआ फरवरी में. ठीक है. फरवरी में 3-4 दिन डिस्कशन चला, उसके बाद हाउस लीव पर चल गया. अब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हाउस रीअसेंबल होगा और तब से यहां पर फिर जो बजट सेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी. ठीक है. अब ये जब हाउस लीव पर जाता है, ठीक है, तो किस प्रकार से वहां पर डिस्कशन होता है, क्या डिसीजन लिए जाते हैं, लीव पर जाने के पीछे कारण क्या है. ठीक. इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं कि ये सभी काम करते हैं पार्लियामेंट की कुछ कमिटी. क्लियर. पार्लियामेंट के कुछ जरूरी कामों के लिए कुछ कमिटियां बनाई जाती हैं. ठीक है. जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, आपने कभी सरकारी डिपार्टमेंट में देखा होगा कि वहां पर हर डिपार्टमेंट को एक अलग जिम्मेदारी दी गई. ठीक है. आप कई बार सुनते हैं कि भाई संसद में इस मुद्दे के ऊपर स्पीकर ने एक कमेटी बनाई. ठीक है. कई बार आप लोग सुनते हैं कि स्पीकर ने ये मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा. ठीक. तो ये अलग अलग कुछ बातें होती हैं जिन्हें आप लोग यहां पर अगर समझेंगे तो आप पाएंगे कि देश में एक अच्छे प्रशासन को चलाने के लिए ये जो कमिटी है इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक. और इन्हीं कमिटियों में से इंपॉर्टेंट कमिटीज जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित की गई हैं. ठीक है. अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, इन्हें कौन बनाता है, ठीक है, ये कमिटी किसे अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर समझेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पार्लियामेंट्री कमिटी आखिर है क्या. यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ना क्वेश्चन आप देखते हैं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए थे. पिछले एनडीए में तो पूछा गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सवाल.
ठीक। और सीडीएस में पूछा गया एस्टिमेट्स कमिटी का सवाल, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कमिटी है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये किसी खास मुद्दे पर या किसी खास पर्पस के लिए ये बनाई जाती है, ठीक है। किसी खास पर्पस के लिए इन्हें बनाया जाता है, ठीक। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, इनमें आप ये देखेंगे कि अगर इन्हें किसी हाउस के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, तो या तो ये लोकसभा में बनाई गई या राज्यसभा में बनाई गई, ठीक है। जिस हाउस के द्वारा बनाई जाती हैं उसी के स्पीकर या चेयरमैन इन्हें नियुक्त करते हैं, इनका जो काम है वो तय करते हैं, ठीक। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज कुछ और बहुत जरूरी जिम्मेदारियां संभालती हैं, ठीक। अगर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करें, ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समिति इन्हें बोला जाता है, ठीक। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, ये दो कामों के लिए बनाई गई, ठीक। जैसे यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये कमिटीज दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। परमानेंट कमिटी और टेम्परेरी कमिटी, क्लियर। परमानेंट कमिटी और टेम्परेरी कमिटी, क्लियर। अब ये जो परमानेंट कमिटीज होती हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है। ये जो परमानेंट कमिटीज हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज, क्लियर। और जो टेम्परेरी कमिटी है, इन्हें हम लोग कहते हैं एडहॉक कमिटीज, ठीक है। एडहॉक मतलब टेम्परेरी है, किसी खास काम के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब ये जो परमानेंट कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज जिन्हें कहा गया, ये हमेशा स्थापित रहती हैं, ठीक है। बट इनमें जो मेंबर्स हैं, उन्हें हर साल नए मेंबर्स जो हैं उन्हें इसमें चुना जाता है, ठीक। ये जो टेम्परेरी कमिटीज हैं, जिन्हें एडहॉक कहते हैं, एडहॉक शब्द का मतलब है टेम्परेरी, ठीक है। ये जो एडहॉक कमिटीज हैं, ये किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती हैं, ठीक। जैसे रिसेंटली आपने सुना कि आरक्षण के मुद्दे पर बहुत चीजें उठाई जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे में पार्लियामेंट ने सोचा कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, इस मुद्दे को डिस्कस किया जाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और इसी आरक्षण के मुद्दे को यहां पर उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। इस आरक्षण के मुद्दे से जुड़े हुए सवाल जो हैं वो उनके द्वारा उठाए गए, ठीक है। तो ये ऐसे काम के लिए तो ये जो कमिटी है ये बनाई गई, ये जो टेम्परेरी कमिटी है ये किसी खास मकसद के लिए बनाई गई। जैसे ही इनका पूरा जो रिसर्च है उसका वो पूरा हो गया, उसके बाद वो कमिटी अपनी रिपोर्ट इन्हें आगे भेज देते हैं, क्लियर। सो दिस इज हाउ दीज कमिटीज वर्क, ठीक, क्लियर। अब ये जो कमिटी है, इन्हें इनके जिम्मेदारियों के ऊपर, ठीक है, इन्हें अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में, क्योंकि ये ही परमानेंट कमिटीज है। परमानेंट तो यही कमिटीज है ना, क्योंकि एडहॉक तो जब जरूरत होगी तब बनाई जाएगी, ठीक है, जब जरूरत होगी तब बनाई जाएगी, वरना तो ये जो कमिटीज है ये परमानेंट है, ठीक है। शिवांशु जी पूछ रहे हैं कि सर टेक्निकल टीम का नंबर बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं ना सभी लोगों को एक बार बता देता हूँ कि भैया टेक्निकल कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, तो ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ।
ठीक है, ये आप लोग नंबर जो हैं ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, टेक्निकल इशू जिन्हें भी आ रहा है। चलो अब ध्यान दो, एक बार टॉपिक पे ध्यान दो। आप टॉपिक को अगर अच्छे से समझोगे ना तो आराम से सवाल होते रहेंगे एग्जाम में भी। चलिए, अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर आप लोग देखिएगा कि अब ये जो कमिटीज आती हैं इसमें स्टैंडिंग कमिटीज को खास चीजों के लिए बांटा गया। ठीक है, अब जैसे फाइनेंशियल पर्पसेस है, अगर संसद में फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो काम करेंगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है, इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, अगर इसके बाद 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई गई हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट, कमिटी किसी भी प्रकार से संसद में कोई भी कार्रवाई को इंक्वायर करने के लिए बनाई जाती है कमिटी ऑन पिटीशंस, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस और एथिक्स कमिटी। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटी किसी चीज को तफ्तीश में जानने के लिए, ठीक, बनाई गई कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/STs, कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये सारी कमिटी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो हिंदी में भी बताता जाऊंगा कि क्या क्या ये काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कमिटीज हैं जो पार्लियामेंट में डे टू डे जो पार्लियामेंट का काम करने का तरीका है, ढंग है, उसे देखते हैं। ठीक, तो ये है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, रूल्स कमिटीज, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, क्लियर। तो ये जो कमिटी है वो बनाएगी, और बाकी अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के सही से काम करें, मेंबर्स को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसके लिए बनाई गई हाउस कीपिंग कमिटीज। ओके, जनरल पर्पस, हाउस, लाइब्रेरी और सैलरीज एंड अलाउंसेस। क्लियर। तो ये कुछ कमिटीज जो हैं इन्हें इस प्रकार से यहां पर तय किया गया। क्लियर। ओके, अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके इन कमिटीज के बारे में देखते हैं। ठीक, और ये जो कमिटीज हैं इनका रोल कितना जरूरी है वो भी देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अच्छा, पहले एक चीज समझिएगा। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन, अगर हम सभी कमिटीज के ऊपर बात करें, ठीक है, तो कुछ कमिटीज हैं जिनके ऊपर जनरल कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती हैं सभी कमिटीज में। ठीक है, अब ये जो कमिटीज हैं इन्हें आप लोग एक चीज ध्यान से समझिएगा कि ये जो कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, इन कमिटीज में स्पेसिफिकली क्या क्या ये रोल उठाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर कमिटी बनाई गई है, ठीक है, उस कमिटी में, ठीक है, नो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विल बी पार्ट ऑफ द कमिटी। ठीक है, कोई भी मंत्री, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी किसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर किसी भी कमिटी का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, क्लियर। ओके, अब यहां पर अब आप देखेंगे कि कमिटीज shall submit report to concerned
कंसर्न स्पीकर और दी चेयरमैन, ठीक है। तो जो भी कंसर्न स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं, कमिटी अपनी रिपोर्ट उन्हें भेजती है, ठीक है। और ये जो कमिटीज हैं, ये स्पीकर या चेयरमैन के ही डायरेक्शन में, उनके ही सुपरविजन में काम करती है, ठीक है। इसके अलावा कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो members are elected or nominated फॉर 1 ईयर, क्लियर। कमिटी के जो मेंबर्स हैं या कमिटी के जो मेंबर्स हैं, या तो उन्हें चुना जाता है हाउस के सदस्यों के बीच में से, या फिर वो जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं जो सभापति है, जो स्पीकर है, उसके द्वारा, और उन्हें 1 साल का कार्यकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कमिटी है ये काम करती है, ठीक। तो अब आप देखिए कि इन्हें चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली अब आपको समझना है कि हर कमिटी को क्या जिम्मेदारी दी गई, हर कमिटी को क्या काम सौंपा गया, ठीक। अब सबसे पहले अगर बात की जाए, ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो थी वो 1921 में बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में उसका प्रावधान लाया गया था, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में हर बार ये पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि इस कमेटी में मेंबर कितने हैं, क्लियर। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के हैं, ठीक है। हर यहां पर आप ये देखेंगे कि इस कमेटी की खास बात क्या है कि यहां पर कमेटी के जो चेयरमैन है, ठीक है, इज सेलेक्टेड बाय स्पीकर फ्रॉम द ऑपोजिशन प्राइमरीली, ठीक है। तो चेयरमैन जो है इस कमेटी के, वो ऑपोजिशन से यहां पर चुने जाते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, 1966 1967 तक यूजुअली इस कमेटी में ये रखा गया कि इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो ऑपोजिशन के नहीं, रूलिंग पार्टी के होंगे, क्या। बट फिर ये बदलाव लाए गए, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का जो काम है कि ये जो कमेटी है ये तो ये देखेगी कि सरकार पैसा कैसे खर्च कर रही है, क्या क्या सरकार पैसे खर्च करने में सही प्रकार से कर रही है या नहीं। तो ऐसे केस में कमिटी जो है, ठीक है, उसमें रूलिंग पार्टी की जगह ऑपोजिशन मेंबर्स का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो ऑपोजिशन के होते हैं, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो चेयरमैन है, ठीक है, वो चेयरमैन लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि मेंबर्स जो है स्पीकर के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, स्पीकर यहां पर चुनते हैं। अच्छा, अब ये कमेटी करती क्या है, क्लियर। कमिटी सबसे पहले एग्जामिन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकार ने क्या सरकारी पैसे का उपयोग करा, वो इनके द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर जो ऑडिट रिपोर्ट्स, जो सीएजी का ऑफिस है, सीएजी क्या है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर। कि यहां पर सीएजी का क्या काम है कि सरकार कैसे पैसे को खर्च करती है, उसे फिर सीएजी बाद में ऑडिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखते हैं कि अगर ये पैसा जो खर्च किया गया है, क्या इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी खर्च करने की वजह से कोई खास नुकसान हो गया हो, क्लियर। तो इसमें पैसे में करप्शन तो नहीं है, लॉस तो नहीं हुआ, वेस्टेज तो नहीं है, इन सभी चीजों को इनके द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो इस कमेटी को भी देखते हैं, और ये जो सीएजी है, ठीक है, यहां पर ये देखा गया है कि सीएजी हर प्रकार से इस कमेटी को असिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन था कि सीएजी जो है, ठीक है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीएजी इज करेक्ट, क्लियर। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि क्योंकि सीएजी खुद को यहां पर असिस्ट करते हैं इस कमेटी को, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि सीएजी जो है,
acts as friend, philosopher एंड गाइड ऑफ दिस कमिटी। क्लियर? तो सीएजी जो है ही एक्ट्स एज फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड ऑफ दिस कमिटी। क्लियर? तो आप देखिए कि सीएजी यहां पर इस कमिटी का हिस्सा नहीं है, पर यहां पर इस कमिटी का क्योंकि काम है सरकार की जो आर्थिक नैतिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें देखना, तो इस कमिटी को यहां सीएजी हेल्प करते हैं। ठीक है? तो ये जो सीएजी है ये इस प्रकार से यहां पर हेल्प करते हैं। तो पैसा खर्च कैसे हो गया है बाद में, ये कमिटी देखती है कि वो सही किया गया या नहीं किया गया। क्लियर? अब अगली जो इंपॉर्टेंट कमिटी आती है वो है एस्टिमेट्स कमिटी। एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है? अब ये जो कमिटी है ये भी 1921 में बनाई गई। क्लियर? और आजादी के बाद पहली बार एस्टिमेट कमिटी 1950 में बनाई गई। उस समय पर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथई। जॉन मथई जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्लियर? तो ये कमेटी 1950 में 1950 में स्थापित की गई। क्लियर? शुरुआती दौर में ये जब कमेटी बनाई गई 1956 में, ठीक है, तो इन स्टार्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कमिटी वाज 26 मेंबर्स। क्लियर? जब स्टार्टिंग में कमेटी बनाई गई तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी, ठीक है, 25, सॉरी 25 मेंबर्स, ठीक है, 25 मेंबर की कमेटी यहां पर बनाई गई। बट 1956 में इसे स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। ठीक है? और 1956 में ये स्ट्रेंथ बढ़ाकर कर दी गई 30 मेंबर्स। क्लियर? बट खास बात क्या है, आप यहां पर देखिए कि ये जो कमिटी है, ठीक है, इसमें 30 मेंबर्स जो हैं दे आर ओनली फ्रॉम लोकसभा। क्लियर? यहां पर 30 मेंबर्स जो हैं वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स हैं। ठीक है? क्लियर? यहां पर राज्यसभा में इस कमेटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं रखा गया? अब आप सोचोगे कि भाई क्यों नहीं रखा गया? तो ये जो कमेटी है, ठीक, ये कमेटी काम क्या करती है? ठीक है? नाउ दिस कमिटी एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट। बजट में जो एस्टिमेट्स, बजट में जो सरकार ने खर्चा प्रोजेक्ट किया है, जो इनकम प्रोजेक्ट की है, उसे ये कवर करते हैं। क्लियर? तो क्योंकि बजट जो है वो एक मनी बिल की तरह, उसका सारा कंट्रोल तो लोकसभा के पास है, इसलिए यहां पर सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर रखे गए हैं। ठीक? अब चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज सेलेक्टेड बाय स्पीकर फ्रॉम द प्रिंसिपल रूलिंग पार्टी। क्लियर? इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो स्पीकर के द्वारा नियुक्त किए गए और वो प्रिंसिपल रूलिंग पार्टी से ही आते हैं। ठीक? अब यहां पर दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं कि यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो कमेटी है, ठीक है, ये कमेटी सारे 30 मेंबर्स लोकसभा से आए, राज्यसभा का इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है? और ये जो 30 मेंबर्स हैं इनमें सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है? अब यहां पर ये कमेटी का काम है कि बजट को देखना, ठीक है, और उसके प्रकार से सजेस्ट इकोनॉमी इन दिस। क्लियर? कि बजट में ये भी काम हो सकता था, बजट में वो भी काम। तो मैंने आपको बताया ना, जब हाउस लीव पर जाता है 1 महीने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बजट के सेशन में बताया था, तो ऐसे समय पर बजटरी एस्टिमेट्स क्या है, जो बजट में एस्टिमेट लगाए गए हैं, वो एस्टिमेट इस कमेटी के द्वारा देखे जाते हैं कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है। क्लियर? ठीक है? तो ये जो कमेटी है ये एक प्रकार से देखती है कि बजट के माध्यम से जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं वो रिफॉर्म कितने सही साबित होंगे देश के लिए। क्लियर? तो हर साल बजट पास होने से पहले बजट को इस कमेटी के द्वारा देखा जाता है। ठीक है? क्लियर? तो ये बेसिक आप लोग जो चीजें हैं ये आपको जरूर समझनी है कि ये कमेटी ये किस प्रकार से काम करती है। ठीक? चलिए, अगली चीज यहां पर हम लोग देखते हैं, अगला जो आता है, ठीक, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी।
क्लियर। अब ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ओके। अब आपने सुना है कि कई बार कुछ ऐसी कंपनी है जो सरकार के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। कुछ ऐसी कमिटी है जो सरकार के अंतर्गत काम करती है, ठीक। अब ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी है ये बनाई गई 1964 में, ठीक है। और ये कमिटी बनाई गई थी कृष्णा मेनन कमिटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। अब ये जो कमिटी है, इस कमिटी में ओरिजिनली 15 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। 1974 में इसे बढ़ाया गया और फिर इसे स्ट्रेंथ को कर दिया गया 25 मेंबर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मेंबर्स हैं, आप ये देखते हैं कि ये भी हर साल चुने जाते हैं, ठीक है। मिनिस्टर मेंबर नहीं होता, और चेयरमैन जो है वो ध्यान रखिए कि चेयरमैन इज सेलेक्टेड बाय स्पीकर फ्रॉम लोकसभा ओनली, क्लियर। इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो लोकसभा के ही मेंबर हैं जिन्हें बनाया जा सकता है, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें से किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। अब काम देखिए कि कमेटी क्या करती है। इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, क्लियर। तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके अकाउंट्स को देखना, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे आप लोग सुनते हैं कि एचएएल ने भारत में एयरफोर्स के लिए ये बनाया, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये बनाया, ठीक है। एनटीपीसी का ये काम है, क्लियर। और जो इस प्रकार से यहां पर ये देखा गया कि ये जो सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब ऐसी कुछ संस्थाएं जो सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं, उनके कामकाज को, तरीके को देखना इस कमेटी का काम है, इस कमेटी की जिम्मेदारी है, ठीक, क्लियर। अब यहां पर अगली जो कमिटीज आती हैं, ठीक, अगली जो कमिटीज आती हैं वो है कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज, ठीक। और यहां पर ये जो डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं ये क्यों बनाई गई हैं, ठीक है। अब सरकार के इतने मंत्रालय हैं, सरकार के इतने डिपार्टमेंट हैं, क्या वो सभी डिपार्टमेंट सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो देखना इन कमिटीज का हिस्सा है, क्लियर। तो अब आप देखिए कि ये जो कमिटी बनाई गई है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, ये तय कर रही हैं कि जो कंसर्न्ड मंत्री है, जो कंसर्न्ड मिनिस्टर है, उस मिनिस्ट्री या मंत्रालय से एसोसिएटेड वो अपना काम सही कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टैंडिंग कमिटीज बनाई गई, ठीक है, इन जनरल देयर आर टोटल 24 कमिटीज, 16 अंडर लोकसभा एंड 8 अंडर राज्यसभा, ठीक है। हर कमिटी की जो स्ट्रेंथ है वो 31 मेंबर्स है, 21 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में, ठीक है। मिनिस्टर किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है, क्लियर। अब कुछ कमिटीज ऐसी हैं जो राज्यसभा के अंडर रखी गई हैं, मतलब कुछ ऐसे मंत्रालयों से जुड़ी हुई समितियां हैं जो राज्यसभा के अंतर्गत रखी गई हैं, क्लियर। अब उसमें कमिटी ऑन कॉमर्स, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड ट्रांसपोर्ट, साइंस टेक, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, कल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अब कुछ ऐसी कमिटीज हैं जो सिर्फ लोकसभा के अंतर्गत रखी गई हैं, स्पेसिफिकली लोकसभा के अंडर अंदर डाली गई हैं, ठीक है। जैसे कमिटी लोकसभा के अंडर एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रेलवेज, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेस, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, रूरल डेवलपमेंट, कोल एंड स्टील एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अब ये जो कमिटी है, ठीक है, डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ये क्या करती हैं, ठीक। ये जो डिपार्टमेंटल है कमिटीज है, सबसे पहली चीज है उनका ये देखना है कि इन्होंने जो सरकार से पैसा मांगा है, इन्होंने जो सरकार से डिमांड उठाई है, वो डिमांड कितनी जायज है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिक्वायरमेंट जो है वो देखी गई, क्लियर। जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं मिनिस्ट्रीज की, डिपार्टमेंट्स की, वो यहां पर तय की गई,
ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर इन्होंने देश के लिए क्या पॉलिसी बनाई, देश के लिए इन्होंने क्या कानून बनाया, इनका जो एक ऑडियंस है, मतलब इनका जो एक टारगेट ग्रुप है, उसके लिए इन्होंने कितने इफेक्टिवली काम किया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो भी इस कमिटी के द्वारा देखी जाती है। क्लियर। सो ये जो कमिटीज हैं ये बहुत प्रोमिनेंटली जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाती हैं। ठीक। चलिए, अब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के बाद आती हैं इंक्वायरी कमिटीज। ठीक है, ये इंक्वायरी कमिटीज तो आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों हाउसेस के लिए अलग अलग है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो इंक्वायरी कमिटी है इसका काम क्या है? ठीक है, कमिटी का इंक्वायर करना है कि आम जनहित में, आम लोगों के लिए जो यहां प्रावधान लाए गए हैं, जो यहां कदम उठाए गए हैं, वो कितने सही हैं, वो कितने सटीक हैं। क्लियर। अब यहां पर इस कमिटी की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 15 इन लोकसभा एंड 10 इन राज्यसभा। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो कमिटी है ये जितने भी पिटीशंस, बिल्स लाए जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो कमिटी है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी प्रकार से कुछ रिक्वेस्ट उठाता है तो वो ये कमिटी देखती है। क्लियर। तो ये इंक्वायरी कमिटी जो है ये कंसर्न्ड हाउस के काम करने के तरीके को इंक्वायर करते हैं। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। ठीक है, अब मैंने आपको कल के सेशन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बताई थी। ठीक है, कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, कि मेंबर्स जो है उन्हें क्या क्या और भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, वो प्रिविलेजेस यहां पर मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमिटी ये भी अलग है दोनों हाउस के लिए। 15 मेंबर की एक कमिटी लोकसभा में है और 10 मेंबर की कमिटी राज्यसभा में है। इस कमेटी का काम है कि जो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया गया है, उस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को एक बार समझना, देखना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब ये जो कमेटी है ये क्वासी जुडिशियल, सेमी जुडिशियल, मतलब ये देखती है कि मेंबर्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं और अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को वो पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, अगली है एथिक्स कमेटी। एथिक्स का मतलब है कि हर प्रकार से जो कामकाज है कमेटी के, जो रूल है, जो एक प्रक्रिया है, उसे सही प्रकार से, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसे सही से लागू किया गया या नहीं। ठीक है, 15 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है लोकसभा में, 10 मेंबर की स्ट्रेंथ है राज्यसभा में। ठीक है, नाउ दिस एग्जामिन्स द केसेस ऑफ मिसकंडक्ट एंड एंश्योर्स डिसिप्लिन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। तो मिसकंडक्ट और जो डिसिप्लिन है वो समझना इस कमिटी का काम है, कि यहां पे कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जिसने कोई डिसिप्लिन को ब्रेक किया हो, कोई यहां पर गलत व्यवहार किया हो, वो देखती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। अब ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कमिटीज है। क्लियर। अब कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, इसमें सबसे पहले आती है गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट एश्योरेंसेस मतलब कि जो सरकार ने वादे किए हैं संसद में वो कितने सरकार ने पूरे करे हैं। ठीक, ये कमिटी बनाई गई 1953 में। ठीक है, लोकसभा में ये एक 15 मेंबर कमेटी है, राज्यसभा में 10 मेंबर कमेटी है। सरकार ने क्या एश्योरेंस दिए, वादे किए हैं और अंडरटेकिंग दी है, उन्हें ध्यान में रखा जाता है इस कमेटी के द्वारा। ठीक, अगली आती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब है कि सरकार ने जो संसद में प्रक्रिया है, ठीक है, कानून बनाने की, क्या सरकार ने उसके अंतर्गत काम किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने अपनी जो पावर्स हैं उनका दुरुपयोग किया गया हो। ठीक, ये कमिटी 1953 में बनाई गई। इसकी स्ट्रेंथ 15 मेंबर्स है बोथ हाउसेज में, मतलब दोनों हाउसेज की अलग अलग है, 15-15 मेंबर की कमिटी। It examines and reports to the houses whether the power to make regulations, rules, sub-rules and bylaws are properly exercised or not. ठीक है, कि जो अधिकार हैं उन्हें सही प्रकार से यहां पर एक्सरसाइज किया गया है या नहीं,
ये देखना इस कमिटी का काम है। ठीक, नेक्स्ट आती है पेपर लेड ऑन टेबल कमिटी। क्लियर, ये कमिटी 1975 में बनाई गई। इसकी स्ट्रेंथ 15 मेंबर्स है लोकसभा में और 10 मेंबर है राज्यसभा में। ठीक है, इट एग्जामिन्स ऑल पेपर्स लेड ऑन टेबल ऑफ द हाउस बाय मिनिस्टर्स टू सी वेदर दे कंप्लाई विद दिस। क्लियर, तो ये जो कमिटी है ये देखती है कि जितने भी मिनिस्टर्स ने कोई जवाब दिया है या कमिटी में कोई कागज सबमिट किया है वो कितना सही है। ठीक है, कितनी उसकी जो प्रक्रिया है वो सही प्रकार से रखी गई है। ठीक है, तो पेपर्स लेड ऑन द टेबल जो है वो ये काम करती है। ठीक है, अगली आती है कमिटी फॉर वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। क्लियर, ये जॉइंट कमिटी है दोनों हाउसेस की। ठीक है, 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। क्लियर, सो एससीज और एसटीज से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो कितने सही है। ठीक, इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, ये भी एक जॉइंट कमिटी है, कॉन्स्टिट्यूट की गई 97 में। इसकी स्ट्रेंथ 30 मेंबर्स है। ठीक है, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। क्लियर, ये कमेटी देखती है कि सरकार जो देश में महिलाओं के लिए कानून बना रही है वो कितने सही प्रकार से, कितने इफेक्टिवली उन्हें लागू किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद है जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ये भी दोनों हाउसेस की जॉइंट कमिटी है। क्लियर, अब ये जो जॉइंट कमिटी है वो ये देखती है कि कहीं कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जो अपने मेंबरशिप के साथ साथ उसने कोई और लाभ का पद भी उठाया हो। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो कमिटी है, ठीक है, ये कमिटी हर प्रकार से ये देखती है कि कोई लाभ का पद तो नहीं उठाया हुआ। लाभ के पद का मतलब है कि किसी प्रकार से मेंबर ऐसा तो नहीं है कि वो सरकार से और भी लाभ ले रहा हो। ठीक है, क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको सिर्फ एक ही सैलरी मिलेगी और आप सरकार से दूसरी कोई तनख्वाह, आप पर्सनल अपना प्राइवेट कोई काम लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सरकार से आप जो तनख्वाह सैलरी नहीं ले सकते। ठीक, अगली आती है कमिटी बिजनेस ऑफ द हाउस, मतलब जो दोनों हाउसेज हैं उनके काम करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब आप देखिए ये कमेटी कितनी जरूरी है। ठीक है, ये दोनों हाउसेज के लिए अलग अलग बनाई जाती है। ठीक, लोकसभा में 15 मेंबर कमेटी है। क्लियर, और स्पीकर इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। ठीक, लोकसभा में ये 11 मेंबर कमेटी है और चेयरमैन इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। क्लियर, तो एक पूरा ये जो हाउसेस काम करेंगे इनका टाइम टेबल क्या होगा वो इस कमेटी के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, ये कमिटी सिर्फ लोकसभा में है, 15 मेंबर्स इसके स्ट्रेंथ है और इसमें डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इस कमिटी के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सभी बिल को कैटेगराइज करना, अलग अलग ग्रुप्स में इन्हें प्लेस करना वो इस कमिटी का काम है। ठीक है, अगली आती है रूल्स कमिटी। ठीक है, ये भी दोनों हाउसेस के लिए अलग है। लोकसभा में 15 मेंबर कमिटी इंक्लूडिंग स्पीकर, लोकसभा में 16 मेंबर कमिटी इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अकेली ऐसी कमिटी है जिसमें लोकसभा में जो स्ट्रेंथ है वो कम है और राज्यसभा में स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक, तो ये जो कमिटी है इट कंसीडर्स द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड रिकमेंड्स अमेंडमेंट्स एंड रूल्स। ठीक है, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, तो ये भी सिर्फ लोकसभा में है, स्ट्रेंथ 15 मेंबर्स है। क्लियर, अच्छा, ये जो कमिटी है ये सभी मेंबर्स की लीव एप्लीकेशन देखती है। ओके, अच्छा, अब आप एक चीज समझिए कि अगर इस कमिटी ऑन एब्सेंस ने ये कह दिया कि कोई मेंबर है वो हमसे बिना कंसल्ट करे वो मेंबर 60 दिन 60 डेज से ज्यादा की छुट्टी पर है तो ये उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, बाकी आप ग्रुप में देखेंगे, इसी पीडीएफ में आपको और भी कमिटी मिल जाएंगी, सर्विसेज हाउसकीपिंग की कमिटी। क्लियर, अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखते हैं वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो है वो एक अलग टॉपिक है। क्लियर, और इससे भी अब सवाल जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो कमिटीज हैं ये अभी तक हमने देखा कैसे काम करते हैं। ठीक है, और
यहाँ पर कमिटीज के हमने देखा कि कैसे इन्हें एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, सभी मेंबर्स को मौका मिलता है कि जिम्मेदारी वो किसी ना किसी प्रकार की संभालें। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का मतलब है कि ये जो कमिटी अभी तक हमने देखी वो ठीक है, बट अब हम ये देखेंगे कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उन्हें कैसे उनकी सदस्यता से हटाया जा सकता है, उन्हें कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, वो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। क्लियर? तो ये सारी कंडीशन समझनी आपको भी बहुत जरूरी है कि कौन सी कंडीशन है जिनके अंतर्गत मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो अगर किसी लाभ के पद पर आसीन है। ठीक है, लाभ के पद पर आसीन होने का मतलब है कि किसी भी प्रकार से अगर उन्होंने कोई ऐसा केंद्र सरकार या राज्य सरकार से फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, मतलब मेंटली अनस्टेबल है और ऐसा कोर्ट ने तय कर दिया है, क्लियर, किसी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इन सॉल्वेंट का मतलब है अगर वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, बैंकरप्ट, ठीक है, अगर वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। ठीक, अगली, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, पहले मेंबर थे, उस समय पर भारत के नागरिक थे। अब जैसे विजय माल्या, ठीक है, विजय माल्या राज्यसभा का एमपी था, ठीक है, पर जैसे ही उसने फ्रॉड किया, फ्रॉड करके वो भाग गया दूसरे देश और वहां की नागरिकता ले ली। क्लियर? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये नागरिकता खत्म हुई। ठीक है, इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर? अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और उसके तहत वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक है, अगला आता है, अच्छा अब यहां पर कुछ और कंडीशंस पार्लियामेंट ने डाली हैं। ठीक है, अब पार्लियामेंट में देश में जो इलेक्शंस है वो किस कानून के तहत कराए जाते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। क्लियर? अब ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ये भी बताता है कि कौन से ऐसे चीजें हैं जिनके अंतर्गत मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट, किसी भी प्रकार से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अगर किसी इलेक्शन ऑफेंस में, ठीक है, कानून मतलब के तहत अगर वो चुनाव में किसी प्रकार से कुछ गलत काम करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जुर्म सिद्ध हो जाता है, ठीक है, और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस में करप्ट प्रैक्टिसेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, he must not have been convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, उसने कोई जुर्म किया और उसे कोर्ट ने सजा दे दी 2 साल या उससे ज्यादा की, ठीक है, तो भी उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, और एक खास बात यहां पर देखिए, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर जुर्म सिद्ध हो जाता है, ठीक है, और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दे दी जाती है, ठीक है, तो उसके बाद उसे बैन ऑन इलेक्शन कंटेस्टिंग, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट +6 ईयर्स। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति पे कोई जुर्म सिद्ध हो जाता है और उसे सजा दे दी जाती है 2 या 2 से ज्यादा समय के साल की, ठीक है, तो सजा
प्लस 6 इयर्स तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, उन्हें सजा दी गई 3 साल की, ठीक है, तो 3 साल प्लस 6 साल, 9 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगली चीज, he must not have failed to lodge an account of his election expenses within the time। ठीक है, हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के बाद उस चुनाव में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है विद इन 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने के भीतर। ओके, नेक्स्ट, he must not have any interest in government contracts, works और services। क्लियर, किसी भी प्रकार से सरकारी जो काम है उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उससे जुड़े हुए, लिप्त नहीं होने चाहिए। ठीक है, must not be a director or managing agent nor hold office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share। मतलब कोई ऐसी संस्था जिसमें 25% से ज्यादा भागीदारी सरकार की है, उसमें वो डायरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, he must not have been dismissed from government service for corruption or disloyalty। ठीक है, उस वो व्यक्ति को किसी सरकारी नौकरी से करप्शन या देशद्रोह में नहीं निकाला जाना हुआ होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, मस्ट नॉट हैव बीन प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। क्लियर, लो दो संप्रदायों को भड़काना और रिश्वतखोरी में उसे लिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, must not have been punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry and sati। ठीक है, कोई भी जो सोशल क्राइम है, सामाजिक अपराध, ठीक है, जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा या सती प्रथा, अगर वो करता हुआ पाया गया तो वो कभी जीवन में चुनाव भी नहीं लड़ सकता कोई। ये तो डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये तो अगर कोई एमपी है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बट अगर ऐसा उसके ऊपर सिद्ध हो गया, ठीक है, तो उसे कभी जीवन में कोई चुनाव लड़ने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक, क्लियर। तो यहां पर अगली चीज जो आती है, अगला आता है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अब ये आता है हमारा एज पर 10th शेड्यूल। क्लियर, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन का मतलब है कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, मतलब अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का और वो चुना तो गया था बीजेपी से, चुनाव जीतने के बाद जब वो मेंबर बन गया, उसने ज्वाइन कर ली कांग्रेस या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तब भी उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बीजेपी कांग्रेस, वैसे इन जनरल अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदलेगा, तब भी उसकी सदस्यता भंग कर दी जाएगी। ठीक, अब यहां पर क्या बोला गया, इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। ठीक है, अगर वो वॉलंटरली उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है जिससे वो जीता था। ठीक, नेक्स्ट, इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर, पॉलिटिकल पार्टी का जो आदेश है उसके विपरीत जाके वो जो हाउस में वोटिंग कर रहा है, हाउस में जो पार्टी के डायरेक्शन है उनके खिलाफ जा रहा है, तो भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई व्यक्ति जो था वो चुनाव तो जीता था एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, और जीतने के बाद उसने कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो भी उसकी रद्द कर दी जाएगी सदस्यता। ठीक है, इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months। ठीक है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेट होने के बाद, एक तो इलेक्ट होते हैं और जो डायरेक्ट यहां पर मनोनीत किए गए सदस्य, अगर वो मनोनीत होने के बाद पार्टी, कोई भी पार्टी 6 महीने के बाद ज्वाइन करेगा, ठीक है, तब उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक,
अब यहां पर जितने भी आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है 10 शेड्यूल के अंडर, वो चेयरमैन डिसाइड करते हैं राज्यसभा में और स्पीकर वो डिसाइड करते हैं लोकसभा में। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखिए कि 10th शेड्यूल के जो डिफेक्शन है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये दो प्रकार से हैं, आर्टिकल 102 एंड एनी पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, अगर आर्टिकल 102 या पार्लियामेंट्री लॉ का अगर उल्लंघन होगा तो प्रेसिडेंट करेंगे डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अगर यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, शेड्यूल 10 होगा तो यहां पर चेयरमैन करेंगे राज्यसभा में और स्पीकर करेंगे लोकसभा में। ठीक, चलिए, अच्छा, अब यहां पर और प्रक्रिया रखी गई है, वैकेटिंग ऑफ सीट्स। ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट्री सीट है वो किस स्थिति में खाली मान ली जाएगी। ठीक है, पहला, डबल मेंबरशिप। ठीक है, एक जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोकसभा का भी मेंबर बन जाए और राज्यसभा का भी मेंबर बन जाए एक ही समय पर। अगर ऐसी कोई भी स्थिति होगी, ठीक है, उसमें इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउसेज, he must intimate within 10 days in which house he desires to serve. In default, his seat in Rajya Sabha falls vacant. क्लियर? अगर कोई व्यक्ति है वो एक ही समय पर उसने चुनाव लड़ लिए, लोकसभा के भी राज्यसभा के, और दोनों में जीत गया, ऐसे मौके पर उसे 10 दिन में बताना है कि वो लोकसभा का मेंबर बनेगा या राज्यसभा का। ठीक है, अगर उसने नहीं बताया तो उसकी राज्यसभा की सदस्यता कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, if a sitting member of house is also elected to other house, his seat in first house becomes vacant. क्लियर? अगर कोई मेंबर है, पहले लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा में भी चुन लिया गया, तो उसकी राज्यसभा जो लोकसभा की सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, if a person is elected to two houses, he should exercise his option for one, otherwise both seats become vacant. ठीक है, मतलब जैसे राहुल गांधी जी थे उन्होंने चुनाव लड़ा दो सीट से, रायबरेली से, ठीक है, और वायनाड से। अब ऐसे में अगर वो दोनों जगह जीत जाएंगे, ठीक है, ओके, तो उन्हें बताना होगा कि मैं किस सीट पे रहना चाहूंगा। अगर नहीं बताया तो दोनों मेंबरशिप कैंसिल। क्लियर? सिमिलरली, अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का भी मेंबर बन जाए और यहां पर जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, उसका भी मेंबर बन जाए। ठीक, ओके, नेक्स्ट, ओके, अब यहां पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर संवैधानिक तौर पर उसे हटा दिया जाए। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब अगर किसी व्यक्ति को रिजाइन करना है, ठीक है, अब मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर उसे रिजाइन करना है तो वो यहां पर राज्यसभा का मेंबर चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा, लोकसभा का मेंबर स्पीकर को देगा। ठीक है, absence, a house can declare seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days without permission. क्लियर? अगर कोई मेंबर 60 दिनों तक बिना बताए एब्सेंट हो जाए तो भी उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि और किस स्थिति में मेंबर को डिस्क्वालीफाई करेंगे। इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर उसका इलेक्शन कैंसिल कर दिया जाए। if he is expelled by the house, हाउस ही उसे हटा दे। if he is elected to office of president और vice president, अगर कोई president vice president बन जाए तब, या if he is elected to office of governor of a state। क्लियर?
ओके, तो ये जो सभी प्रावधान हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के द्वारा तय किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ जरूरी प्रावधान हैं जो आप लोगों को देखने और किस प्रकार से ये एग्जाम में आते हैं। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट किसी को हो किसी भी प्रकार का तो बताइए। एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज डू लेट मी नो। ये टॉपिक क्लियर है? कोई भी अगर आपको डाउट है ओके तो प्लीज बताइए, क्योंकि एग्जाम में ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, मैं हर वो चीज कवर कर रहा हूं जो पिछले आपसे 10 साल में या 5 साल में एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर? बताइए भाई, कोई डाउट किसी भी प्रकार का? क्लियर? चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर? तो यहां पर जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, अच्छा, पहले अगले टॉपिक से पहले एक यहां पर एक और टॉपिक बचा हुआ है। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आर्टिकल 123 जो है, ठीक है, वो पार्लियामेंट की भी लॉ मेकिंग पावर है। ठीक, और उसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट की भी यहां पर एक लॉ मेकिंग पावर है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इस प्रोविजन की बात करें, ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ठीक है, वो किस प्रकार से रखी गई है। ठीक है, और ऑर्डिनेंस जो है वो कैसे तय किए जाते हैं। क्लियर? ये बहुत जरूरी सवाल है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि ये ऑर्डिनेंस जो है, ठीक है, वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये आखिर होती क्या है। क्लियर? कैसे जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बनाएंगे, कैसे ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं उन्हें पास किया जाएगा, ये जो सभी चीजें हैं ये यहाँ पर देखी गई। ठीक है? क्लियर? ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आर्टिकल 123 कहता है व्हेन ईदर और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। okay, when either or both the houses of parliament are not in session, okay, in that situation the president, okay, has the power to promulgate an ordinance। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो यहां पर जो ऑर्डिनेंस है वो इशू कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है जो मेंशन की गई है। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा, अब यहां पर आप ये देखिए कि यहां पर जो भी ये ऑर्डिनेंस बनाया जाता है वो ऑर्डिनेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? कि ऑर्डिनेंस कैसे बनाया जाएगा, ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 123 कहता है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डिनेंस तब बनाएंगे जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे, मींस द हाउस इज ऑन रिसेस। ठीक है, क्लियर? ओके, तो पहली चीज बनाई गई व्हेन ईदर और बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। क्लियर? ओके, अब इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है जब दोनों ही हाउस हैं ही नहीं, ठीक है, उनका सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, वो बैठक में नहीं है, तब ये ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है, इट इज प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर? कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये राष्ट्रपति के द्वारा पास किया जाएगा।
कैसे, क्यों पास किया जाएगा? ठीक है, अब आप खुद सोचिए, एक चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा और ऐसे समय पर सरकार को जरूरत